हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का वीकली टेस्ट साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 28 अक्टूबर को होगा और 28 अक्टूबर को विज्ञान और इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में 28 अक्टूबर का विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है। और कुछ देर बाद मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, इंग्लिश का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए सेट 2 लाऊंगा और सेट 2 में जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपका टेस्ट एकदम मक्खन के जैसे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ का जो क्वेश्चन है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पहले बता दूंगा उसे सेट 2 में रिपीट नहीं करूँगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सके। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता? पहला ऑप्शन है शारीरिक की लंबाई में वृद्धि, दूसरा गौण लैंगिक गुणों का विकास, तीसरा एडम्स एप्पल दिखना, चौथा रजोनी वृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति मतलब होता है ऋतुस्राव का अंत हो जाना, आखिरी बार ऋतुस्राव होना को रजोनी वृत्ति कहते हैं। तो यौनारंभ में पहला, दूसरा, तीसरा सही ऑप्शन, सभी ऑप्शन होता है, लेकिन चौथा ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ये पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समय अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 28 दिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला ऑप्शन है चिप्स, नूडल, कोक, दूसरा ऑप्शन है रोटी, दाल, सब्जियाँ, तीसरा चावल, नूडल्स, बर्गर, चौथा शाकाहारी, टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रोटी, दाल, सब्जियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सर्वोत्तम आहार है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 0 से 4 वर्ष, दूसरा 0 से 5 वर्ष, तीसरा 0 से 6 वर्ष और चौथा है 6 से 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 0 से 5 वर्ष को शैशवावस्था कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, यौनारंभ की उम्र क्या होती है? 10 से 12, 12 से 14, 15 से 18, 18 से 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 10 से 12। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र क्या है? 0 से 6, 6 से 10, 11 से 19, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 11 से 19 किशोरावस्था का उम्र होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। देखिए, पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा स्त्री हार्मोन, तीसरा पुरुष हार्मोन, चौथा इनमें सभी। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये स्त्री हार्मोन। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्त्री हार्मोन क्या है, तो आपको एस्ट्रोजन लिखना है, या आपका उल्टा भी आ सकता है कि एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है, तो स्त्री का। उसी प्रकार यहाँ पर भी टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, तो पुरुष का। और आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पुरुष का हार्मोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, यौनारंभ अवस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, फिर से दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश, यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? आँख, प्रकाश, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश। वैसे आँख से हम लोग देखते हैं, लेकिन दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य, मानव, लकड़ी, दीवार। तो किससे प्रकाश उत्पन्न होता है? सूर्य से, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है? दर्पण, आग, विद्युत बल्ब, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश उत्पन्न किससे नहीं होता है? तो दर्पण से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए अप्रदीप्त वस्तु है दर्पण, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर।
4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्त पिंड कौन से हैं? प्रदीप्त पिंड कौन है? चंद्रमा है, तारा है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तारा प्रदीप्त वस्तु है, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, तारा प्रदीप्त वस्तु है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो परावर्तन के 2 नियम है और दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे। 2 नियम आप याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण को या अभिलंब को, या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपतन कोण किसे कहते हैं? अभी हमने देखा ऊपर परावर्तन, अभी देखेंगे आपतन कोण। पहला ऑप्शन है आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, तीसरा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकाश पुंज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रदीप्त वस्तु में कहलाता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट जो जितना भी MCQ क्वेश्चन था सभी हम लोग देख लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, सभी को आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव 5 पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो देखिए यहाँ पर दृष्टि दोष के प्रकार समझाइए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है और एक साथ भी क्वेश्चन बन सकता है। टेस्ट है इसलिए अलग अलग क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछा जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है या दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो चलिए देखिए बहुत ही इजी है, एक बार समझिएगा तो अपने शब्दों में आप लिख पाइएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु हम लोग देख पाते हैं और दूर का वस्तु नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखता है, इतना याद रखिएगा, और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है, बस इतना याद रखिएगा। बाकी तो नहीं दिखता है, वो तो उल्टा कर देने से बन ही जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, नज़दीक का वस्तु देख पाएगा परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इतना बस लिखिएगा, हो जाएगा। आगे लिखिएगा तो और अच्छा है। देखिए निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कर दूर किया जाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ता है? तो अवतल लेंस। अब बढ़ते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है या देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर दूर किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का जरूरत पड़ता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है, इतना सा याद कर लीजिएगा, दोनों फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, चाक्षुष दिव्यांग युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है, यानी कि वैसे जो आंखों से नहीं देख सकते उन व्यक्तियों के लिए पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि बनाया गया है। लुई ब्रेल स्वयं एक चाक्षुष दिव्यांग युक्त व्यक्ति थे। ब्रेल लिपि किसने बनाया है? लुई ब्रेल ने, और लुई ब्रेल खुद एक अंधी थी। ठीक है, उन्होंने एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। वर्तमान पद्धति 1932 से अपनाई गई। इतना लिख लीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखिए यहाँ पर परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन का 2 नियम हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर देखते हैं कि क्या है 2 नियम। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। फिर दूसरा देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इंग्लिश में अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपका एक मान कर चलिए लाइन है या कोई एक समतल सा सतह है, तो आपतन किरण यहाँ पर आएगा, फिर इधर से टकरा कर वापस चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये अभिलंब है, और ये वाला हो गया आपका आपतित
कोण या आपतित किरण, ये वाला हो गया आपतित कोण और ये वाला हो गया आपतित किरण। उसी प्रकार ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित कोण, ठीक है। और तीनों अभिलंब भी एक ही तल में है, देखिए एक ही पॉइंट में है। और यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु में क्या है। देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, ये सब जो है क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मकान, दर्पण, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। सिंपल सी बात है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ऋतुस्राव, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम के लिए भी और इस टेस्ट के लिए भी। देखिए ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। 3 लाइन में है, बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक और परफेक्ट आंसर है। 3 लाइन आप याद कर लीजिएगा, क्लास 9th 10th हमेशा काम आएगा आपको। ऋतुस्राव क्या है वर्णन करें, हर एक जगह पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। ये क्वेश्चन भी क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या परिवर्तन होता है यौनारंभ अवस्था में। देखिए पहला लंबाई में वृद्धि होता है, दूसरा शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, आप जो नॉर्मल देखते हैं उसे भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तीसरा देखिए स्वर में परिवर्तन, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो लड़की हो, बचपन में आवाज़ से कोई पता नहीं कर पाता जल्दी कि लड़का है लड़की है, लेकिन जैसे ही यौनारंभ अवस्था आता है लड़का का आवाज़ मोटा हो जाता है, लड़की का आवाज़ पतला हो जाता है। अगर देखिए 6 नंबर जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का भी विकास होने लगता है। फिर देखिए मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होता है, लोग समझदार हो जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट छठा, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना, ये भी यौनारंभ अवस्था में शुरू हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजोदर्शन क्या है। रजोदर्शन क्या है, सिंपल वर्ड्स में सबसे पहला ऋतुस्राव जब होता है तब इसको रजोदर्शन कहते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से थोड़ा अच्छे से लिखना है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। रजो यानी कि ऋतुस्राव, दर्शन यानी कि उसका दर्शन करना, फर्स्ट टाइम देखना, रजोदर्शन कहलाता है। फिर देखिए रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति आखिरी बार जब ऋतुस्राव होता है उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। देखिए मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था में जब ऋतुस्राव चक्र रुक जाता है, यानी कि जब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है ऋतुस्राव, इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाएं, यानी कि कब लड़के का जन्म होता है, कब लड़की का जन्म होता है, इसको समझाना है। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु में विकसित होगा। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XY मिलकर नर शिशु में विकसित होगा। तो देखिए ये है मनुष्य में लिंग निर्धारण, बहुत ही कम शब्दों में सटीक सा लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, आगे भी आपको काम आएगा। अगले क्लास में भी ये सब पूछा जाता है, लिंग निर्धारण को समझाएं, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 8 का वीकली टेस्ट साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हम लोग, जो आपका अगला वीकली टेस्ट 28 अक्टूबर को पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं टेस्ट से पहले और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आप लोग क्वेश्चन देखिए और आपका जो टेस्ट है वो एकदम मक्खन के जैसे मस्त जाएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।